स्वास्थ्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के चलते राज्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि सरकार वर्ष कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण से आई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रही। ऐसे माहौल में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं को वहन करने की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया गया। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेरा प्रस्ताव है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय मानकों यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन NQAS को हासिल करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अगले 3 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से CHCs और PHCs को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आयुष सुविधाएं और पोषण व भोजन से संबंधित मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मैं नजदीकी जिला अस्पताल से न्यूनतम 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी उपमंडल स्तरीय अस्पतालों को भी समुचित ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रावधान के साथ कम से कम 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूं। आय मानदंड के आधार पर सह भुगतान और अपने पास से खर्च को कम करने के लिए सरकार ने ऐसे परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, मैं ये 1,80,000 रुपए क्योंकि बार बार आएगा, इसका एक थोड़ी विषय आपके सामने बताना चाहता हूं कि अभी तक जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें 1,80,000 की इनकम के जो लोग चिन्हित, जो लोग जिनका इनकम वेरीफाई हो चुकी है, उसमें 29.62% अनुसूचित जाति के लोग आए हैं, जो कि संख्या 20% के लगभग है, यानी उनकी जनसंख्या, और इसमें 29.62 आए हैं। BCA 20.93, BCB 14.78, दोनों मिलाकर 35.71, जिनकी आबादी लगभग 27% है। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास A और B की संख्या लगभग 8-9% अपने जो उनका आबादी का आंकड़ा है उससे ज्यादा ये आ रहे हैं 180 में। तो इसलिए हमने इन सब को एक प्रकार से गरीबी रेखा के नीचे लाने के लिए और ये पैरामीटर 1,80,000 रखा है। इसमें से ये वे परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वे आयुष्मान भारत योजना के पात्रता दायरे में आते हैं या नहीं। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार ऐसे परिवारों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से सहित पूरी लागत हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी। इसे क्रियान्वयन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित केंद्रीय पोर्टल से इनके समेकन में संबंधित तौर तरीके पर शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। अर्थात अब आयुष्मान भारत की योजना 180 तक के सभी परिवारों को मिलेगी, चाहे वो पहले SCC डाटा में आते हैं या नहीं आते हैं। दिव्यांगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल खर्च को पूरा करने में सरकार सहायता की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 70% या इससे अधिक की विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपया इससे कम है को आयुष्मान भारत के माध्यम से पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ऐसे मामलों में अपने संसाधनों से खर्च वहन करेगी जहां आयुष्मान भारत के सामान्य दिशा निर्देशों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। हाल ही में मरीजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान भारत के प्रति बढ़ते आश्रय के कारण से आयुष्मान भारत के लाभार्थी रोगियों को प्रदान किए गए उपचार हेतु अस्पतालों को भुगतान के दावों की प्रतिपूर्ति में देरी के कुछ मामले सामने आए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए भुगतान तीव्रता से हो और भुगतान में देरी संबंधी किसी संदेह के बिना गरीब मरीजों का इलाज जारी रखने के लिए अस्पतालों में विश्वास पैदा हो, मैं एक रिवॉल्विंग मैकेनिज्म स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें देय राशि के 75% का भुगतान अस्पताल द्वारा दावा भेजने के 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रदान कर दी जाएगी और शेष राशि का भुगतान उचित सत्यापन के बाद कर दिया जाएगा। मुझे आशा है अस्पताल सरकार द्वारा उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरेंगे। मुझे ये बताते हर्ष हो रहा है कि केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय राज्य में आयुष्मान भारत के रोगियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC के तहत संचालित अस्पतालों में भुगतान आधार पर इलाज के लिए अनुमति देने के लिए हरियाणा के अनुरोध पर विचार करने की सहमति प्रदान कर दी है। इससे उन क्षेत्रों में गरीबों के लिए तृतीयक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार होगा जहां ESI द्वारा संचालित अस्पताल उपलब्ध हैं।
अर्थात ईएसआई में भी सामान्य नागरिक जाकर के इलाज करा सकेगा, वहां भी आयुष्मान योजना का पूरा लाभ उन लोगों को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखा गया है कि गरीब वर्ग का परिवार स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिनका समय पर पता नहीं लगता, फलस्वरूप असामयिक मृत्यु हो जाती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन परिवारों की न्यूनतम आय 180 यानी जिन परिवारों की 180 रुपए वार्षिक आय है या उससे कम है, उन्हें 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा ये प्रदान की जाएगी। हर 2 साल में सबका एक बार मेडिकल टेस्ट होगा। सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एक दीर्घकालिक समस्या है। राज्य सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को आकर्षित करने में सक्षम हो, इसके लिए मैं डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ काडर बनाने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे डॉक्टर केवल क्लिनिकल ड्यूटी करेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर में डॉक्टर की सेवा के नियम शर्तों अन्य डॉक्टरों से अलग होंगी। चिकित्सा स्नातकों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 40% सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। डीएनबी पाठ्यक्रम जो वर्तमान में 11 अस्पतालों में उपलब्ध है, वो सभी जिला नागरिक अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से भी गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्राथमिक सेवा देखभाल के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार और समुदाय के भागीदारी पर आधारित एक नया सहभागिता मॉडल ये विकसित करना चाहती है। इस संबंध में उचित परामर्श के पश्चात एक नीति 6 महीने के अंदर लागू कर दी जाएगी। राज्य की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते अनुपात को ध्यान में रखते हुए सभी जिला नागरिक अस्पतालों में फिजियोथेरेपी इकाइयों के साथ वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर शुरू किए जाएंगे। नागरिक अस्पतालों में इलाज के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे पता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सहायकों के लिए बोर्डिंग लॉजिंग की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। सभी जिला नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रेस्तरां सुविधाओं समेत कमरे और डॉर्मेटरी वाली विश्राम सराय के निर्माण के लिए अलग से प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। कई परोपकारी संगठन हैं जो इन अस्पतालों में मरीजों के सहायकों को निःशुल्क लंगर की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन विश्राम सरायों की स्थापना और प्रबंधन में सहभागिता के माध्यम से इनका सहयोग हमें मिलेगा। हाल के वर्षों में बड़ी गंभीरता से अनुभव किया कि छोटे शहर बड़े गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों को करना होगा। छोटे शहरों में अपनी संस्था स्थापित करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु बजट की एक नई योजना प्रस्तावित करता हूं। जो डॉक्टर नगर पालिकाओं वाले छोटे शहरों और महाग्रामों में अपने नए अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लिनिक स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 2% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। स्कीम के विस्तृत विवरण की अधिसूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। सुरक्षित रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को अस्पताल में संक्रमण होने के उच्च जोखिम से बचाने के लिए रक्तदान की सुविधा 22 देश में पायलट आधार पर रक्त संग्रह और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचों के साथ मोबाइल इकाइयां शुरू की जाएंगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे पूरे राज्य में रिसर्च करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2025 तक सरकार निजी क्षेत्र को शामिल करके और जोखिम आबादी की मैपिंग करके टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीबी का पता लगाने के लिए राज्य के हर खंड में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार एलोपैथिक उपचार के विकल्प के रूप में भी आयुष के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। सरकार बीमारी के उपचार के लिए आयुष पद्धति को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ देगी। राज्य को अनीमिया मुक्त बनाने के सरकार के विजन में दृष्टिगत राज्य से अनीमिया को खत्म करने की एक रणनीति के रूप में आयुष को भी शामिल किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा, पंडित भगवदयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआईएमएस रोहतक राज्य में आयुर्विज्ञान का प्रतिष्ठित संस्थान है। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीजीआईएमएस ने अपने अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने की चुनौती स्वीकार की है।
मुझे आशा है कि वर्ष 22-23 में PGIMS रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा ये चालू हो जाएगी। सरकार महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, गुरुग्राम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नू में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। इन कॉलेजों के निर्माण पर लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। 22-23 में फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय संस्थान राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी पूरी तरह से संचालित होने की संभावना है। सरकार ने कैथल, सिरसा, यमुना जिलों में नए मेडिकल खोलने की भी मंजूरी दी है, जिसके DPR तैयार की जा रही है। मरीजों की अधिकता होने के कारण से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने एक टारगेट तय किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य की जनता ने इस लक्ष्य की पूर्ति दिशा में काम करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने की शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिया है। इस बजट में मैं पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा के साथ प्राय हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारा उस समय का इरादा था वो पूरा हो जाएगा। उक्त भूमि के चयन और परियोजना रिपोर्ट करने की प्रक्रिया अगले 3 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। वर्ष 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या बढ़कर 3035 हो जाएगी। सरकार का फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। इसका निर्माण कार्य 194 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। आगामी 3 माह में पूरा होने की संभावना है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेजों और इस बजट में घोषित अर्थात पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद के मेडिकल कॉलेजों के साथ भी नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार टेलीमेडिसिन सेवा की स्थापना उन्नयन को मंजूरी दे दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने वाले मेडिकल कॉलेजों के साथ टेली कंसल्टेशन रेफरल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे PHC को उन रोगियों को रेफर करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है जिन्हें सीधे PHC स्तर पर तृतीयक देखभाल की आवश्यकता होती है। 120 एलोपैथी और आयुष की उपचार पद्धतियों के संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को समझ सके। मैं आशा करता हूं कि 22-23 में किसी एक मेडिकल कॉलेज में हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जाएगा। सरकार केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आशा है कि आने वाले समय में दोनों पद्धतियों अर्थात एलोपैथी और आयुर्वेदिक का एक पद्धति में सम्मिश्रण होने से बीमारियों का उपचार होगा। वित्त वर्ष 22-23 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए 8,925 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 21-22 के बजट अनुमानों से 21.65% अधिक है। महिला